Good students, अभी अपन लास्ट क्लास में अपन ने डेंसिटी मीटर पढ़ा था। तो अभी जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे उसके सिस्टम के बारे में। यार कैसे कैसे बच्चे हमारे अभी लोगों के नाम से कौन है? अभी अपन पूरी बाइस मीटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डेंसिटी मीटर के बारे में अगर छोटा 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए तो आपको थ्योरेटिकली आंसर उसका देना होगा, जो भी पॉइंट आप लिखो। वैसे ओरिफिस मीटर के बारे में हम लिखते हैं 2-3 पॉइंट। अगर छोटा 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए और फिर डेरिवेशन अगर पूछता है तो उसके लिए अपन डेरिवेशन भी करेंगे पूरा। तो ओरिफिस मीटर it is a flow measuring device। फ्लो मेजरिंग मतलब ये भी आपका क्या करेगा, विस्तार को ही मेजर करेगा। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो डेंसिटी मीटर की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। आप लिख सकते हो इट इज लेस एक्यूरेट है डेंसिटी मीटर। अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो इट इज चीपर देन डेंसिटी मीटर। पोस्टिंग कम रहती है। तो देखो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए डेंसिटी मीटर और ओरिफिस मीटर के अंदर, तो इसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग रहती है। स्मॉल ओपनिंग इन पाइप नॉन एज ओरिफिस। तो जो स्मॉल ओपनिंग रहती है, देखो करना क्या होता है, इसको बनाने के लिए आसान सा तरीका है। जैसे ये आपके पास कोई पाइप है और इसके अंदर आप एक प्लेट लगा दो और प्लेट में एक छोटा सा होल कर दो, है ना। तो इस ओपनिंग को, इस स्मॉल ओपनिंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं। और जो एरिया, इसका एरिया कोई A1 होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओरिफिस मीटर के अंदर ये जो यहाँ पे कुछ फ्लूइड का एरिया मिनिमम नहीं होगा, इसके थोड़ा सा आगे, जैसे अगर फ्लो हो रहा है आपका, जैसे ये फ्लो है, ये से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम ना होके थोड़ा सा आगे इसका एरिया मिनिमम होता है, उसके बाद ये क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो ये जो मिनिमम एरिया वाली कंडीशन होती है वो ओरिफाइस पे भी रहती है, थोड़ा सा उसके आगे रहता है ओरिफाइस से। इस सेक्शन को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब जहाँ पे इस ओरिफिस में, ओरिफिस से जस्ट थोड़ा सा आगे जहाँ पे आपका एरिया मिनिमम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलेंगे। तो इसके अंदर आप पूछा जाए आपको, तो जैसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का सीधी था, जैसे यहाँ पे एक नया कोएफिशिएंट होगा, उस कोएफिशिएंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसका नाम होगा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको अपन डिनोट करते हैं CC से। और एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एरिया 1 कहेंगे, यहाँ पे एरिया आपका, तो ये सीसी होगा, ये एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ओरिफिस। और यहाँ पे एरिया किसका है, ये A2 ओरिफिस का। तो A1 पाइप का एरिया, A2 ओरिफिस का एरिया, और इसको लेते हैं अपन AC, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर। है ना, तीन चीजें मेरे को देखनी होगी। तो ये ओरिफिस मीटर में आपको 3-4 पॉइंट अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, और उसके बाद अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम देखो, कुछ ऐसा डायग्राम होगा जहाँ पे एरिया A1, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी V1, और प्रेशर कितना होगा V1। जहाँ एरिया ओरिफिस की बात करें वहाँ पे एरिया A2, प्रेशर P2 और वेलोसिटी V2। बात करें वेना कॉन्ट्रैक्टर की तो एरिया AC, वेलोसिटी VC और प्रेशर GC। ठीक है, तो डायग्राम यही आपको ध्यान रखना है। इसी पेज से अपन आगे स्टार्ट कर देते हैं। डायग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अपन वेंचुरीमीटर में जैसे अपन ने अब ये सारे है तो एनर्जी इन सब में आपको पता है कंजर्व रहती है, तो अपन बर्नौली इक्वेशन ही अप्लाई करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने के बाद देखिए इसमें अपन एक्चुअल एनालिसिस कर लेंगे, थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्चुअल कर लेते हैं। देखो तो पहले इस सेक्शन पे, इस वन सेक्शन पे वो रेना प्रोटेक्टर वाला सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन पे अपन क्या अप्लाई करते हैं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मान लो इस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया 1 1 डेज, तो ये जो रेना प्रोटेक्टर वाला सेक्शन है उसको दे दिया आपने सी सीरीज, क्योंकि रेना प्रोटेक्टर का आपने क्या दे दिया सी। अब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन between 1 डेज में सी सीरीज। देखिए 1 के ऊपर आपको पता है प्रेशर कितना है, P1 by rho g प्रेशर हेड, वेलोसिटी है V1 स्क्वायर by 2c, एटम हेड है z। अगर c की बात करें तो प्रेशर है Pc by rho g, वेलोसिटी है V2 स्क्वायर by Vc, 2 नहीं लेना है कि अपन c के इसमें ले रहे हैं, तो Vc स्क्वायर by 2g प्लस z। अब बताओ ये एक्चुअल एनालिसिस है या आपका थ्योरेटिकल है? मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं तो यहां पे इसी के साथ मैं क्या देता हूं, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल के बाद एक्चुअल में तो आना ही पड़ता है, इसलिए अपन डायरेक्ट यहां पे क्या कर देते हैं, क्योंकि एक बार पूरा प्रोसेस आपके समझ में आना जरूरी था, मैंने एक बार पूरा प्रोसेस बता दिया। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट अपन एक्चुअल करते हैं। मैं यहां पे क्या देता हूं h क्या ले लिया h, ठीक है। सेम वही पूरा फंडा, v1 को इधर लेके आ गया तो Vc स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2c, और जो चीजें बची थी सबको इधर कर देते हैं। ये Z2 की इसमें आप ZC कर लीजिए, क्योंकि जब हेड इसके लिए हाइट की बात करेंगे तो ये ZC होगा। अब ये पाइप देखिए आप कैसी पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, तो हॉरिजॉन्टल पाइप में अपन ये आपका PC अपॉन rho g प्लस क्या ZC, तो इधर से P1 ये माइनस आएगा तो P1 बाय rho g, और Z1 भी आएगा तो प्लस Z1, तो ये कॉमन एरिया में तो इधर आपके पास प्लस, ठीक है। या इधर की साइड लेके आऊंगा तो ये HL किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना तो अपन ने पहले ही किया, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना तो आपको आना चाहिए। कोई भी दो सेक्शन दे दो वहां पे आपको प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और एटम हेड तीनों का समेशन भी तो करना होता है ना। और अगर एक्चुअल एनालिसिस है तो आप हेड लॉस 0 कर दीजिए, और अगर थ्योरेटिकल है तो हेड लॉस को आपको 0 करना है, ठीक है। तो अगर यहां से Vc स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये क्या था, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं हेड का डिफरेंस निकालूंगा तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, डिफरेंशियल हेड दिया था। तो ये यहां पे ये आपके पास आ जाएगा h माइनस h, और अगर Vc स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किया जाए तो 2g h माइनस h। और आपको बताइए h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो तीन तरीके हैं। h x, एक आएगा h x rho m by rho minus 1, और एक आएगा h x 1 minus 1 by। ये बार-बार बताने की जरूरत नहीं कि वेंचुरीमीटर इसीलिए आपको बना हुआ लेक्चर में किया था, पूरा वेंचुरीमीटर उसने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीजें आपको दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप कोरिफिक्स मीटर के साथ वैसे पिजोमीटर का यूज कर लो, वैसे नैनोमीटर का यूज कर लो, वैसे इन्वर्टेड नैनोमीटर का यूज कर लो। अगर तीनों चीज आप यूज करोगे तो आप डिफरेंशियल हेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपके पास वैल्यू आ गई Vc स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, Vc स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h माइनस h। अब देखिए आपने अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि आपके पास पाइप अगर कहीं डाइवर्स हो रही है, कहीं पे अगर कन्वर्स हो रही है, लेकिन अगर A1 डिस्चार्ज तो उसी में से होके जाना है ना, उसी पाइप में से डिस्चार्ज होके जाना है। इसका मतलब A1 B1 का जो मल्टीप्लिकेशन है एरिया और वेलोसिटी का, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। A1 A2 B2 और AC BC तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहने चाहिए, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो फॉलो करना ही चाहिए। तो अगर मैं BC की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास मैं ये चाहता हूं कि BC की वैल्यू हो B2 के टर्म में, तो अगर BC की वैल्यू यहां से निकालूं,
यहाँ से अगर BC की वैल्यू निकाला जाए तो BC कितना आएगा A2 B2 अपॉन AC इतनी है, इन दोनों को मैंने काम ले लिया A2 B2 अपॉन AC। अब सबने पढ़ा था कि AC अपॉन A2 क्या था, CC था, इसको लिखा जा सकता है B2 बाई CC, क्योंकि AC बाई A2 क्या था आपका CC था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई B2 अपॉन CC। तो अब जो इक्वेशन आपके पास पहले थी उस इक्वेशन के अंदर इस BC की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और सेम जैसा पूरा आपको डेरिवेशन करना है। तो ये देखो BC है तो BC में क्या पुट करेंगे B2 स्क्वायर अपॉन CC का स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH माइनस HL। आपने पहले ही देखा था कि Q थ्योरेटिकल इक्वल्स टू क्या था, मतलब A1 B1 इक्वल्स टू Q थ्योरेटिकल इक्वल्स टू A2 B2। यहाँ से सेम आप इसकी वैल्यू निकाल लो, B1 की वैल्यू निकाल लो, और B1 की वैल्यू कितनी आएगी Q थ्योरेटिकल अपॉन A1, और यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी आएगी Q थ्योरेटिकल अपॉन। और ये जो V1 और V2 की वैल्यू आप इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे अपन। अब ये देखो इस V1 और V2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूं। अगर पुट करूंगा मेरे पास V2 की वैल्यू आएगी Q थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन Q थ्योरेटिकल अपॉन A2 का स्क्वायर। तो नीचे ये क्या है CC का स्क्वायर पहले से, तो CC का स्क्वायर माइनस Q थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH माइनस H। यही आएगा। आपने सिंपल सा क्या किया वैल्यू, यहाँ ये जो वैल्यू थी आपके पास V1 V2 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। यहाँ से आपकी Q थ्योरेटिकल है तो क्या कर दिया कॉमन कर दिया। अब एक बात आप ये बताइए कि ये यहाँ पे Q थ्योरेटिकल आएगा कि Q एक्चुअल आएगा, ये Q थ्योरेटिकल यहाँ पे जब मैंने H को कंसीडर कर लिया हेड लॉस को, तो यहाँ पे Q थ्योरेटिकल आना चाहिए कि Q एक्चुअल आना चाहिए, तो ये आपका आना चाहिए Q एक्चुअल। जब हेड लॉस कंसीडर कर दिया जाता है पहले की तरह Q थ्योरेटिकल कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है Q एक्चुअल करना है, क्योंकि आपने हेड लॉस को कंसीडर कर लिया है। तो कंसीडर कर लिया तो थ्योरेटिकल क्यों आएगा Q एक्चुअल आ जाएगा। तो यहाँ से Q एक्चुअल को आप अगर कॉमन लेते हो तो 1 अपॉन CC का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH माइनस H। ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप जब और आगे सोल्व करते हैं ना, शॉर्टकट में ना जाके इसको सोल्व कर लिया जाए 2GH माइनस HL, और ये पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा, ये पूरा पार्ट डिवाइड में आएगा, तो इसमें कॉमन लूंगा तो कितना होगा A1 सॉरी HC ले लूंगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर CC स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर CC स्क्वायर, ये इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है थ्योरेटिकल की। मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ फॉर्मूला भी थ्योरेटिकल वाला दिया जाए, तो फिर हर बार थ्योरेटिकल आ जाता है। ये क्या है कि या आप ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपने जब हेड लॉस को कंसीडर कर लिया तो आप थ्योरेटिकल ना लिखें, उसको एक्चुअली लिखें। यहाँ से अगर मैं Q एक्चुअल की वैल्यू निकालूंगा तो Q एक्चुअल की वैल्यू आएगी 2GH माइनस HL अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर CC स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और एक ऊपर ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर CC स्क्वायर ये चला जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ से A1 A2 और CC, तो देखो अगर हम रूट लगा तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ A1 A2 CC, ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा A1 A2 CC तो आपका आ जाएगा बाहर, तो अंदर होगा 2GH माइनस HL अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर
अब देखो इसमें दो चीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट एक्स, और एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। इन दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने का मुझे बेनिफिट क्या होगा कि 2g अंडर रूट h अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया a1 a2, ये तो हो जाएगा मेरा क्यू थ्योरेटिकल। तो एक ही चीज तो आ जाएगी मेरे पास, क्या बन जाएगी, क्यू थ्योरेटिकल बन जाएगी। और क्यू थ्योरेटिकल के अलावा एक बनेगा अंडर रूट h माइनस hL अपॉन h बनेगा। एक आएगा यहाँ से a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर cc स्क्वायर, और एक आएगा अंडर रूट h माइनस h अपॉन, ये चीजें हैं आपके पास, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये इक्वेशन में क्या था आपका, पहले वाले इक्वेशन में सीधी था, तो इस वाले इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अपन cb, ठीक है। और एक आपके पास पहले से क्या है, यहाँ पे cc पहले से है, एक cc पहले से, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक आएगा cc, एक आएगा cb और एक आएगा आपके पास q थ्योरेटिकल। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपका q एक्चुअल आएगा, वो कितना, cc into cb के मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, cd बोलते हैं, तो c2 into q थ्योरेटिकली आपके पास आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला आपको किसका आएगा, ओरिफिस मीटर का फॉर्मूला आएगा। अब सीडी की अगर वैल्यू की बात करें इसके अंदर, तो सीडी आपको पता था इसके अंदर डोज ज्यादा रहता है आपका इक्विपमेंट, अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन भी ज्यादा रहता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें सीडी की जो वैल्यू वो कितनी रहती है, 0.62 से लेके 0.69, ठीक है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पूरा प्रोसीजर अगर देखा जाए तो वेंचुरीमीटर के जैसा ही है, सेम वैसा वैसा पूरा प्रोसेस है। अगर लेकिन क्या है, थोड़ी सी इसमें नहीं आ गई क्योंकि इसके अंदर एक कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गया, सीसी की वैल्यू आ गई, तो एक सीसी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बस, है ना। एचएल बेसिक था पहले की तरह, और आप रूल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर देते हो, सोल्व कर देते हो, आपके पास आराम से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्यू थ्योरेटिकल भी अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो उस फॉर्मूले के अंदर, क्यू थ्योरेटिकल क्या था, a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये आपका है कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ओरिफिस के लिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन आ जाता है 5 मार्क्स का कि आपको सीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीबी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो अपन देखते हैं। देखो अब सीबी होगा, वो सीबी होना क्या चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए तो सीबी होगा एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। सीबी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब आपने थ्योरेटिकल वेलोसिटी हर बार पढ़ी होगी सीबी की, या थ्योरेटिकल वेलोसिटी वो कितनी होती है, v थ्योरेटिकल वो होती है 2gh अंडर रूट ऑफ 2gh, ये होती है थ्योरेटिकल। तो अब हम कोशिश करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी निकालने की। तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए मैंने एक टैंक लिया है, इसमें h हाइट तक फ्लूइड है वो फिल किया हुआ है, और इसके एंड के ऊपर मैंने क्या बना दिया, ओरिफिस बना दिया। मतलब ओरिफिस का मतलब सिंपल सा छोटा सा होल बना दिया आपने। और एक अगर अब आपको क्या करना है, स्केल यूज करना पड़ेगा। यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या होगी, v एक्चुअली होगी,
क्योंकि यहाँ से लॉस वगैरह सारे इस एग्जिट पे जो लॉस हो रहा है या हाइट की वजह से जो भी लॉस हो रहे हैं सारे कंसीडर हो गए हैं पहले से। अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्केल लगा के आपने ऐसे स्केल लगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन रीडिंग बता रहा है, किसकी रीडिंग बता रहा है, ये रीडिंग बता रहा है x की, और ये जो स्केल है उसकी रीडिंग बता रहा है y। तो अब इस वेंचुरी मीटर सॉरी स्टोरी फिश से अगर जो भी वाटर होगा या कोई भी फ्लूइड है यहाँ से जो निकलेगा उसकी आप हाइट इजीली बता सकते हो कि कितनी हाइट इसकी y डायरेक्शन में किस हाइट तक गया है, तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं x स्केल, इसको बोलते हैं x स्केल। तो ये आपका y स्केल। तो आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, और इसमें x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं मोशन किसमें ले रहा हूं, y डायरेक्शन में ले रहा हूं। आपने 11th क्लास में 12th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका यूज करके अब मोशन की तीन इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, v u + at, s u t + हाफ at स्क्वायर, सब बच्चे पढ़ के आए हैं। ये v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2ax, ये तीनों इक्वेशन सबने पढ़ी होगी। मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करूंगा और सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करके मैं v एक्चुअल निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर x डायरेक्शन की बात की जाए, इसके अंदर अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, x डायरेक्शन की बात करूं, अगर x डायरेक्शन में s + ut + हाफ at स्क्वायर अप्लाई करूं तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। और इसके अलावा x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना होगा, x होगा। और उसके अलावा इसकी वैल्यू x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये सारी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यहां से v एक्चुअल, u है वो कितनी है, v एक्चुअल। तो अब इसके अंदर पुट कीजिए, x की जगह क्या पुट किया, x, u की जगह आपके पास आ गया v एक्चुअल इनटू t, और a आपका 0 है, आगे वाले टर्म पूरे क्या होगी, 0। तो यहां से अगर टाइम की वैल्यू निकालोगे तो टाइम कितना आएगा, x/v। ये आपके पास टाइम की वैल्यू है। अगर मैं y डायरेक्शन में बात करता हूं, अगर y डायरेक्शन में बात करूं तो y डायरेक्शन में फिर अप्लाई करता हूं s = ut + हाफ at स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में s की वैल्यू कितनी है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, x। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी u कितनी होगी, अब y डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है v एक्चुअल जितनी भी वेलोसिटी, तो लेकिन आप जब इस ओरिफिस मीटर से आप देखोगे कि जब यहां से ओरिफिस मीटर से कोई भी फ्लूइड निकलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, पहले x डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो अगर ये पूरा x डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी है, तो केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो y डायरेक्शन में आपका जो vy होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू कितनी है, ये s = y हो गया आपका, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, g के इक्वल है। वैल्यू यहां से अगर आप पुट करोगे इसके अंदर तो s की जगह मैंने y पुट कर दिया, इसकी जगह ut की जगह 0 पुट हो गया, प्लस 1/2 a की जगह g, और t की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी थी, x² v एक्चुअल का स्क्वायर। तो यहां से आप v एक्चुअल की वैल्यू निकाल सकते हो। v एक्चुअल की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, v एक्चुअल का स्क्वायर 2 को ऊपर भेज दो, 2y, और नीचे आ जाएगा gx। तो v एक्चुअल की आपको वैल्यू निकालनी है, इसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट कितना होगा, 2y/g का तो हो जाएगा अंडर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा, x। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, एक्चुअल v एक्चुअल की वैल्यू आएगी अंडर रूट g/2y। ये एक्चुअल की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्चुअल को इधर लेके आगे, y को इधर लेके आगे, और ये g एक्चुअल, तो ये g एक्चुअल के ऊपर की साइड क्योंकि v एक्चुअल निकालना है तो ये एक्चुअल इधर चला गया, तो ये आ गया। यहां से v एक्चुअल निकालना है तो v एक्चुअल को आप ऊपर की तरफ लेके आगे, और ये इधर बचेगा gx² 2y। v एक्चुअल निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, तो बाहर आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा g।
ठीक है, ये आपके पास भी एक्चुअल है। अगर आपको बोला जाए थ्योरेटिकल कितना था, ये भी एक्चुअल है। तो थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो सीधी होता है b एक्चुअल अपॉन b थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल भी आपका क्या x अंडर रूट g अपॉन 2y, एक्चुअल क्या था अंडर रूट 2gx। तो सोल्व कर लीजिए, जो भी आपके पास cd की वैल्यू आएगी यहां से उसको सोल्व करेंगे तो cd की वैल्यू कितनी आएगी, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। cd की जो वैल्यू आएगी वो है x अपॉन 2 y, है ना। तो आप सिंपल देख भी सकते हो, g से g कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा ऊपर x बचेगा और नीचे देखोगे 2, ये y भी नीचे आएगा तो 2 2 जा 4, y कैंसिल होगा तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आएगा 4 तो कितना बच जाएगा 2, तो सीधी की वैल्यू कितनी आएगी x बाय 2। तो ये आपका क्या है, अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाए सीधी का कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताओ, अगर आपको x और y की वैल्यू गिवन तो आप इजीली इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सीधी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ओरिफिस मेथड में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पिटोट ट्यूब। देखो अभी तक जो दो डिवाइस हमने पढ़े हैं वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर, वो आपको डिस्चार्ज बताते हैं, फ्लो को मेजर करते हैं, लेकिन आपका पिटोट ट्यूब है ये आपको किसको मेजर करने के लिए काम आता है, लोकल वेलोसिटी। which is device which use measure local velocity। तो क्या मेजर करता है, लोकल वेलोसिटी मेजर करता है। उसके बाद सेमी पॉइंट, इट इज ए 90 डिग्री बेंड पाइप। तो आपसे पूछेगी पिटोट ट्यूब है कैसा, इसका कंस्ट्रक्शन जानना हो तो कंस्ट्रक्शन इतना आसान है इसका, ये आपके पास कोई भी पाइप है, अगर आपको मेजर करना है वेलोसिटी मेजर करना है तो आप क्या करोगे, एक 90 डिग्री, ये क्या है एक 90 डिग्री, देखो ये आपका क्या है वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो ऐसा एक डिवाइस है आपका, तो जो कितना इसमें एंगल कितना है, मिनट में 90 डिग्री आपने इसको बेंड कर रखा है, और जिसमें जहां पे भी आपको पिटोट ट्यूब से लोकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो इसका पॉइंट होगा सामने वाला, यहाँ देखो मैंने बहुत कम ओपनिंग रखी है, इसकी ओपनिंग देखोगे आप बहुत कम है, तो ये इसलिए कम रखी है क्योंकि इस पॉइंट को बोला जाता है स्टैग्नेशन, इसको बोला जाता है स्टैग्नेशन। क्यों बोला जाता है स्टैग्नेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी रहती है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कोई भी पार्टिकल आप खुद सोचिए, अगर आपके पास नॉर्मल एक पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर उसके सामने में एक बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग का कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख देता हूं, तो वहां से अगर फ्लूइड एक बार आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगर फ्लूइड आके इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक बार स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहती है यहाँ पे जीरो रहती है। अब देखो इसमें भी अपन वैसा ही सेम जैसे अपन पहले कर रहे थे, ये आपका कोई ये 1 1 है और एक आपका ये क्या है 2 2 दोनों पॉइंट पे आपको क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है। अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है, आप इस पाइप में आप ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी गिवन और v2 की, है ना, जो दो पॉइंट मैंने लिए वो दो पॉइंट कौन से हैं, देख लीजिए दो पॉइंट में ये कौन से हैं। पहला जो 1 1 लिया है वो आपका है जस्ट बिफोर स्टैग्नेशन, है ना, और जो 2 2 लिया है ये आपका 1 1 है, तो 2 2 कौन सा है, जस्ट आफ्टर द स्टैग्नेशन। तो आपने जो दो पॉइंट लिए हैं वो कौन-कौन से लिए हैं, पहला है जस्ट बिफोर कोलिजन विद पिटोट ट्यूब और दूसरा पॉइंट है वो जस्ट आफ्टर कोलिजन विद पिटोट ट्यूब।
तो एक तो आपने जो पॉइंट लिया है वो मतलब ना कोलिजन करने से जस्ट पहले, तो एक आपका कोलिजन करने से जस्ट बाद। तो अगर कोलिजन करने के बाद वाला पॉइंट अपन देखते हैं, मैंने प्रेशर का कंसेप्ट देख लेते हैं, तो वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इस हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर आपको पता होगा अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, बेसिक है बिल्कुल, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी आपके पास पाइप है इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर ये दो मैं सेक्शन लेता हूँ, जैसे ये दो मैंने सेक्शन है ना, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका मतलब कहीं पे हेड ज्यादा होगा और कहीं पे हेड कम होगा, क्योंकि हाई हेड से लो हेड की तरफ हमेशा फ्लूइड फ्लो करता है। इसका मतलब ये P1 है, अगर ये P2 है, इसका मतलब P1 ग्रेटर देन क्या होगा P2, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू P1 पे ज्यादा होगी। लेकिन ये मैंने जो एरिया लिया है बहुत कम, दोनों में गैप क्या है बहुत कम है, एक पॉइंट में जैसे मान लीजिए कोई भी लेंथ होगी है, तो इस लेंथ के अंदर अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी पाइप के अंदर आप लेंथ बिल्कुल छोटी ले लोगे तो उस लेंथ के अंदर वेलोसिटी का जो चेंजेस होगा बिल्कुल माइनर होगा, है ना। तो इतना चेंज आप अभी कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, जैसे p1 by rho g प्लस v1 स्क्वायर by 2g प्लस z1 इक्वल्स टू p2 by rho g प्लस v2 स्क्वायर by 2g प्लस z2, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो इस बर्नौली इक्वेशन में अपन अब वेलोसिटी, मैंने बोला कि वेलोसिटी को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, करने का रीजन इसके मेरे पास हॉरिजॉन्टल पाइप है और जो मैंने दोनों पॉइंट लिए दोनों के बीच में गैप ज्यादा नहीं है, तो वेलोसिटी आपकी जीरो दोनों देखिए अगर P1 और P2 की हम बात करेंगे तो प्रेशर P1 है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा P2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाई हेड से लो हेड की तरफ ट्रांसफर होगा कोई भी फ्लूइड। अब अपन वेलोसिटी अगर V1 और V2 की बात करते हैं, है ना, तो ये वेलोसिटी V1 है और ये वेलोसिटी कौन सी V2, क्योंकि जस्ट आफ्टर स्ट्राइक के जस्ट बाद की अगर वेलोसिटी बात करता हूं तो वेलोसिटी लगभग इतनी रहेगी, जीरो ही रहेगी। लेकिन अगर मैं दोनों वेलोसिटी को भी, मैंने आपको बताया कि दोनों वेलोसिटी को मैं इक्वल नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि v1 जो वेलोसिटी है वो तो फ्लूइड की वेलोसिटी पहले स्ट्राइक करने से पहले है, तो स्ट्राइक करने से पहले की जो वेलोसिटी होगी वो तो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ना, तो आपको स्ट्राइक करने से पहले की वेलोसिटी होगी वो तो एक्चुअल, और स्ट्राइक करने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी की वो कितनी होगी जीरो। तो अगर मैं यहां पे बर्नौली इक्वेशन पुट करता हूं p1 by rho g प्लस v1 स्क्वायर by 2g प्लस z1 इक्वल्स टू p2 by rho g प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z। तो मैं v1 को, अगर v1 और v2 को इक्वल कर दूंगा तो वेलोसिटी फाइंड आउट कौन सी करूंगा, है ना। तो आपको तो फाइंड आउट कौन सी करनी है, v1 करनी है, तो v2 आपका जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो स्टेग्नेशन पॉइंट है, तो स्टेग्नेशन पॉइंट अपन किसको बोलते हैं, जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी स्ट्राइक होने की वजह से कितनी हो जाती है जीरो। तो आपका वेलोसिटी v2 आपकी जीरो है, तो यहाँ से अगर आपको v1 स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू निकालनी है तो इन सारी चीजों को अपन, ये जो p1 बाय rho g z1 सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो p2 बाय rho g प्लस z2, इसमें से माइनस कितना होगा p1 बाय rho g प्लस z2, ठीक है। तो p2 बाय rho g प्लस z2 माइनस p2 बाय rho g प्लस z1, और यही क्या था, डिफरेंशियल हेड था, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड एट 2 माइनस पीजोमेट्रिक हेड एट 1 इज नोन एज डिफरेंशियल हेड। ये आपका डिफरेंशियल हेड था, इसको अपन किससे नोट करते हैं h से। तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gh, और v1 की वैल्यू आ गई 2gh का अंडर रूट। और ये v1 है क्या, ये v1 आपका एक्चुअल है। तो ये आपने पिटो ट्यूब की हेल्प से देखो एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, और आपका ये क्या यूज कर, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर लोकल वेलोसिटी। ये लोकल वेलोसिटी को मेजर कर लिया आपने, तो इसी काम आता है आपका पिटो ट्यूब। और ये h क्या है यहाँ पे, h फिर वही तीनों चीजें, h x हो सकता है, h x rho m by rho minus 1 हो सकता है, और h x 1 minus rho by rho हो सकता है। ये तीनों चीज जो मैंने वेंचुरोमीटर में ओरिफिस मीटर में बताई है, वो सेम ऐसा कैसा यूज किया जाएगा। अब यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं मैं,
अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv की बात करूं तो cv है, जो cv की वैल्यू रहती है वो नियरली 0.972 टू 0.99 के आसपास है, इतनी cv की वैल्यू रहती है। तो ये आपका क्या था, इंडोर ट्यूब है, ठीक है। तो अपन फ्लो मेजरिंग में ये तीन टाइप के डिवाइस ही पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और वीडियो ट्यूब, तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन लेमिनार फ्लो स्टार्ट करेंगे। और लेमिनार फ्लो आपका लास्ट चैप्टर है। पंप का जो भी है, पेट्रोलियम के लिए जो पंप थे वो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी आपको बता दिया, उसकी जो पीडीएफ थी, जो नोट्स थे, मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दिए, तो आप उसमें देख लेना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो अपन वापस कर लेंगे। अब आपका एक ही टॉपिक बचा है, एक चैप्टर बचा है, चैप्टर का नाम है लेमिनार फ्लो और फ्लो थ्रू पाइप।